हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करने वाले। हम लोग ने पिछले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने किस तरीके से एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन किया जाता है, एनवायरनमेंट क्यों कंजर्व करना, ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस किए थे, राइट। तो आज के लेक्चर में हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने वाले। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो अर्थ है ये पूरी तरीके से हम बोल सकते हैं रिसोर्सेज से भरा हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस है, तो ये सारे वेरिएशंस रिसोर्सेज को हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले। तो सब लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको सारे कंसेप्ट और आपका जो नॉलेज है वो भी बढ़ जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। तो नाउ यू कैन सी, यहाँ पे देखो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट कंजर्वेशन तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में। तो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में ये बताया गया था कि बेसिकली आप लोगों को नॉर्मल जो पब्लिक होते हैं, जनरल पब्लिक को अवेयर करना है कि एनवायरनमेंट जो होता है उसके अंदर अबंडेंस तो है, बहुत सारा अवेलेबिलिटी है, बट आपको वो एक लिमिट में यूज़ करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व रहे, राइट। तो इसी तरीके से एनवायरनमेंट कंजर्वेशन ने हम लोग को बहुत कुछ चीज़ें सिखाए। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। देखो बायो अर्थ, बायो मीन्स यहाँ पे अर्थ है, डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशंस, मतलब अर्थ पे बहुत सारे वेरिएशंस पाए जाते हैं। हम बोल सकते हैं चीज़ों में वेरिएशंस पाए जाते हैं, हम बोल सकते हैं एक ही चीज़ में भी वेरिएशन पाए जा सकते हैं, हम बोल सकते हैं बायोटिक फैक्टर में वेरिएशन पाए जाते हैं, एबायोटिक फैक्टर में वेरिएशन पाए जाते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो एनिमल्स है, देखो यहाँ पे ये एक एनिमल्स है, राइट, ये भी एक एनिमल है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी बर्ड और एनिमल है। तो ये देखो सब एनिमल्स है, ये एक ही प्रजाति में आ रहे हैं, मतलब कि ये एनिमल्स है। बट आप देख सकते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो खाने का तरीका, इनका जो चलने का तरीका है, लोकोमोशन का तरीका, ये सारे अलग अलग है। देखो आप ये देख सकते हो, ये सब लोग आप लोगों ने ये नेचर में देखा भी है। इनके जो हम बोल सकते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर होते हैं, इनके जो खाने का पैटर्न होता है, रहने की जगह, ये सब अलग होता है। इसका मतलब देखो एक ही चीज़ है, एनिमल्स ही हैं, बट इनके अंदर वेरिएशन देखने मिल रहा है, इनके अंदर डाइवर्सिटी देखने मिल रहा है। वहीं पे अगर आप प्लांट की बात कर लो, देखो ये सब प्लांट ही है, ये सब प्लांट है, लेकिन इसके अंदर आपको कलर के वेरिएशंस दिख रहे हैं, इसके अंदर आपको हाइट के वेरिएशंस दिख रहे हैं। तो यही हमें बताता है कि जो हमारा बायो है यानी कि अर्थ है वो डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। हमारा जो अर्थ है वो अलग अलग रिसोर्सेज से भरा हुआ है, जिसके अंदर वेरिएशन है, अबंडेंस है, रिचनेस है। हमारे अर्थ बहुत अमीर है, पूरा नेचुरल रिसोर्सेज से हमारा अर्थ भरा हुआ है। और ये जो नेचुरल रिसोर्स है ये किसके लिए, हमारे लिए, लेकिन इसका यूज हम लोग को एक पर्टिकुलर तरीके से करना है। ओके, सो लेट अस सी एक्चुअली व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो बायोडाइवर्सिटी ये बता रहा है कि अर्थ में बहुत सारे एबंडेंस चीज़ें हैं, बहुत सारे अमाउंट में चीज़ें हैं, और जो ह्यूमन बीन है उनको यूज़ करना, यानी कि ह्यूमन बीन खुद रीच है, ह्यूमन बीन अमीर है, लेकिन किस चीज़ में अमीर है, वो नेचुरल रिसोर्सेस में अमीर है, वो नेचर के अंदर जो बायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर, उसमें अमीर है। तो बेसिकली अमीर हमें बनना किस में, इसी में बनना है, क्योंकि हमारा लाइफ पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड है, बायोडाइवर्सिटी, अर्थ के ऊपर डिपेंड है, नेचर के ऊपर डिपेंड है, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड है। और जो एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसका एक अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो। तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली आपको यही बताता है कि बायोडाइवर्सिटी इज रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेराइटीज ऑन द अर्थ, इकोसिस्टम, जेनेटिक वेरिएशन विद इन ए स्पीसीज, बायोडाइवर्सिटी ऑकर एट डिफरेंट लेवल। तो हमारे अर्थ पे बहुत सारे वेरिएशंस है, बहुत सारे इकोसिस्टम्स है, बहुत सारे स्पीसीज है, बहुत सारे प्रजाति है, और ये सब हमारे बेनिफिट के लिए है। नेक्स्ट देखो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिफर्स टू वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन पर्टिकुलर एरिया और ऑन द अर्थ एज ए होल। तो हमें बोला जा रहा है बायोडाइवर्सिटी का मतलब अगर आप दूसरे तरीके से देखेंगे तो ये भी बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, उनके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस है, उनके अंदर बहुत सारे स्पीसीज है। तो ये स्पीसीज अबंडेंस में है, ये स्पीसीज जो है वो अर्थ के अंदर है। इसके लिए अर्थ मतलब बायोडाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अर्थ के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। ओके राइट, तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया था, देखो
बायोडाइवर्सिटी ऑकर्स एट 3 डिफरेंट लेवल। बायोडाइवर्सिटी को आप समझने के लिए 3 पार्ट में कैटेगरी बना सकते हैं, 3 कैटेगरी बना सकते हैं, राइट। वो कैटेगरी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बोलने का यही मतलब है कि जो हमारा अर्थ है इसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर भी बहुत सारे वेरिएशन है। बहुत सारे वेरिएशन का मतलब होता है प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, सबके अंदर वेराइटी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 कैटेगरी है, एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बीइंग, नहीं, सबके अंदर वेराइटी है। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इनकम्पासेस 3 मेन कंपोनेंट, 3 पार्ट में आप इसको समझ सकते हो, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। एक एक करके हम लोग तीनों को समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग को समझ गया कितने टाइप से हम लोग स्टडी कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को, 3 टाइप से स्टडी कर सकते हैं। पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी, देन स्पीसीज डाइवर्सिटी, देन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, जैसे occurrence of diversity among the organism of same species is genetic diversity। हमें बोल रहा है कि सेम स्पीसीज है, सेम प्रजाति, उनके अंदर भी हम लोगों को वेरिएशन दिख रहे हैं, उनके अंदर भी हम लोग को डाइवर्सिटी दिख रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम जो डाइवर्सिटी है इसे हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग एक ही प्रजाति है, इंसान है वो लोग, बट उनके अंदर वेरिएशन है। कोई लोग गोरे होते हैं, कोई लोग थोड़े सांवले होते हैं, कोई लोग का हाइट ज़्यादा होता है, कोई लोग का हाइट कम होता है, कोई लोग का जो वॉइस होता है बहुत मधुर होता है, कोई लोग का जो वॉइस होता है वो वॉइस जो है मधुर नहीं होता है, श्रील होता है ज़्यादा, राइट। तो ऐसे वेरिएशन हम लोग को देखने मिल रहे, बट है क्या सब लोग एक ही प्रजाति हैं, दैट इज ह्यूमन बीइंग, राइट। तो इसे हम बोलते हैं जेनेटिक, यस, जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। मतलब हमारे अर्थ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी पाया जाता है, एक ही प्रजाति में बहुत सारे वेरिएशन दिखते हैं। Possibility of wiping out of the species arises if there is decrease in the diversity within the species whose member involved in reproduction। देखो ये क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी रहना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी नहीं दिख रहा है आपको, एक ही प्रजाति में वेरिएशंस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये पूरी तरीके से संकेत है कि ये वाली प्रजाति अब लुप्त होने वाली, ये वाली प्रजाति डेंजर में है, ये प्रजाति खत्म होने वाली। बिकॉज जो एग्जिस्टेंस है या तो कोई भी चीज़ का कंटिन्यूएशन है, कोई भी प्रजाति का कंटिन्यूएशन होता है सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ डाइवर्सिटी की वजह से। जब न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो नए इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारे जो हम बोल सकते हैं कैरेक्टर वो अलग होते हैं, अलग हो रहे हैं। इसका मतलब है कि नई प्रजाति बनते जा रही, इनका जो हम बोल सकते हैं कंटिन्यूएशन होगा। अगर नई प्रजाति नहीं बन रही है, प्रजाति मीन्स हम बोल सकते हैं कैरेक्टर, वही प्रजाति में कैरेक्टर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब खतरा है, आपका जो प्रजाति है वो एंडेंजर है, वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। तो जेनेटिक वेरिएशन या तो जेनेटिक हम बोल सकते हैं डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको पूरी तरीके से एनवायरनमेंट संकेत देता है कि ये प्रजाति जो है वो कंटिन्यू हो रही है। जैसे कि अगर हम लोग शेर देखेंगे, अगर जंगल में शेर देखेंगे, लेपर्ड देखेंगे, चीता देखेंगे, तो ये सारे लोग एक ही प्रजाति के। अगर इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि वेरिएशन नहीं, तो इसका मतलब समझ जाना कि ये खत्म होने के कगार पे है, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये जो है शिमला मिर्च है, कैप्सिकम, इसमें भी देखो अलग अलग कलर है। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट में सेम कलर मिल रहा है आपको, या तो हमारे इंडिया में या तो हमारे वर्ल्ड में सेम कलर दिख रहा है, इसका मतलब गारंटी है कि ये जो प्रजाति ये खत्म होने वाली है। क्योंकि रिप्रोडक्शन जब होता है, नई प्रजाति आती है, तो उसके अंदर डाइवर्सिटी होता है, वेरिएशंस होता है। तो अगर आपको वेरिएशन दिख रहा है तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट है स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है, देखो, innumerable species of organisms occur in the nature, this is called as species diversity। species diversity include various types of plant, animal and microbes। अब इस species diversity में क्या होता है, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे जो तितली हैं ये अलग अलग स्पीसीज के, ये अलग अलग प्रजाति के। पहले क्या था, कैप्सिकम था, जेनेटिक वेरिएशन, इंसान थे, उनके अंदर आपको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा था, वो जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीसीज में अब देखो ये तितली है, सब बटरफ्लाई है, लेकिन ये सारे बटरफ्लाई जो हैं इनके स्पीसीज अलग है। ये जो बटरफ्लाई है, देखो ये कलर की जो बटरफ्लाई है, या तो इस तरीके का बटरफ्लाई है, इनका जो पंख है हो सकता है छोटा है, इनके अंदर जो हम लोग बोल सकते हैं आगे जो एंटीना आपको दिख रहा है ये नहीं है, तो इनकी एक प्रजाति रहेगी। ऐसी तितली आपको मिलेगी जिनके पास कोई एंटीना नहीं है।
वहीं पे आप देख सकते हैं ये जो तितली है इसके विंग्स पे आप देख सकते हैं, इसके पंख पे आपको पैचेस दिखाई दे रहे, डिजाइन दिखाई दे रहे। तो ऐसे बहुत सारे तितली आपको मिलेंगे जिनके पंख पे पैचेस दिखाई देंगे, तो ये बोलेंगे हम लोग एक स्पीसीज है, ये हम बोलेंगे एक प्रजाति की तितलियां हैं, राइट। तो ये सारे तितलियां ही हैं, लेकिन इनके कैरेक्टर अलग होने की वजह से इनकी एक प्रजाति अलग अलग बन गई। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड ए स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। ये अलग अलग एनिमल माइक्रोब्स हो सकते हैं। तो जैसे अभी स्पीसीज डाइवर्सिटी, एक प्लांट है तो ये एक स्पीसीज हो गया, ये क्या है, प्लांट है। एनिमल है, ये एक स्पीसीज हो गया, राइट। तो एनिमल है तो ये थोड़ा इंटेलिजेंट होगा, ये मूव कर सकता है। प्लांट है, ये इंटेलिजेंट नहीं है, ये मूव नहीं कर सकता है। तो ये दो प्रजाति आपको दिखाई दे रही है, दो वेरिएशन दिखाई दे रहे, तो इन्हें स्पीसीज वेरिएशन बोलते हैं, या तो हम लोग बोलेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीसीज डाइवर्सिटी। पिछले केस में क्या था? पिछले केस में एक ही चीज था, जैसे पेड़ है तो पेड़ के अंदर कोई आम का पेड़ होगा, कोई इमली का पेड़ होगा, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गया। अब इस केस में ये पूरा पेड़ है, यहाँ पे पूरे जानवर है, ये दोनों अलग प्रजाति है, तो इसे बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो ये भी अर्थ पे मौजूद होता है, राइट। इसके लिए हम लोग अर्थ को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बहुत सारा डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब बहुत सारे इकोसिस्टम भी होते हैं, जैसे एक पॉन्ड इकोसिस्टम हम लोग ने स्टडी किया था। एक तालाब है, उसके अंदर मछलियां होती हैं, उसके आगे आसपास में कुछ पेड़ होते हैं, पेड़ के जो चिड़िया होते हैं वो तालाब का पानी पीते हैं, तो ये एक इकोसिस्टम हो गया। उसके आसपास में जो पेड़ उग रहे वही पेड़ उगेंगे जो पेड़ तालाब के पानी से अपने नरिशमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं वहीं पे बोलूँगा कि कोकोनट के ट्री उगेंगे क्या पॉन्ड के बाजू में, नहीं उगेंगे, क्योंकि कोकोनट ट्री को कैसा, सेलाइन वाटर, खारा पानी की जरूरत होती, तो पॉन्ड के आगे आएंगे क्या, नहीं। तो इनका जो इकोसिस्टम है इसको पॉन्ड इकोसिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे वही लोग रहते हैं जो अपने एनवायरनमेंट को सूट करते हैं, दूसरे लोग नहीं आएंगे, राइट। ये एक इकोसिस्टम हो गया। दूसरा एक इकोसिस्टम ले लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग ले लेते हैं एक जंगल है, वहाँ पे शेर रहता है, घना जंगल है, शेर रहता है, वहाँ पे हिरन रहते हैं। तो ये शेर और हिरन जो है वो पॉन्ड में पानी पीने के लिए नहीं आएंगे, वो नदी में जाएंगे पानी पीने, वो जंगल में, ये यहाँ पे नहीं आएंगे। तो इनका एक इकोसिस्टम हो गया, इनका एक इकोसिस्टम हो। तो ऐसे हमारे अर्थ पे बहुत सारा इकोसिस्टम भी देखने के लिए मिलता है। जैसे ह्यूमन प्रजाति, हम लोग एक गांव बसाते हैं, राइट। एक गांव होता है, हम लोग घर बनाते हैं, हम लोग कैटल यानी कि जो गाय होते हैं, भैंस होते हैं, उन्हें पालते हैं, हम लोग उनके ऊपर हम लोग डिपेंड रहते हैं। हमारे गांव के आसपास में नदी होती है, पानी के लिए हम उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये हमारा ह्यूमन बीइंग का इकोसिस्टम हो गया। अभी मैंने जो दूसरा आपको पॉन्ड बताया था वो पॉन्ड इकोसिस्टम चिड़िया के लिए हो गया, राइट। तो इस तरीके से हमारे अर्थ पे बहुत सारे इकोसिस्टम होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो मेनी इकोसिस्टम आर प्रेजेंट इन ईच रीजन। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पहाड़ दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ पत्थर दिख रहा है, नदी और अलग अलग इकोसिस्टम हमारे नेचर में होता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्रेड ग्रुप्स, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सेक्रेड ग्रुप्स एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सेक्रेड ग्रुप्स में क्या होता है, हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो पेड़ है, ये जंगल है, जो इसके अंदर जो पेड़ है ये भगवान का रूप है, हम लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। ये देखो, ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बट ये गांव वालों ने या जो वहाँ पे रहवासी लोग हैं, वहाँ के हैबिटेट हैं, जो उन लोग मान लेते हैं कि ये जो पेड़ है ये भगवान का अवतार है, इसकी पूजा करते हैं, इससे हम लोगों को क्या होता है, बेनिफिट होता है। तो ये पेड़ को उन लोग काटने नहीं देते, वो किसी गवर्नमेंट का कोई उसके ऊपर रूल नहीं रहता है, बट वो गांव वाले जो होते हैं उसे काटने नहीं देते। ऐसे पेड़ को सेक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं, राइट। सी द फॉरेस्ट कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड एंड कंसिडर टू बी सेक्रेड इज कॉल्ड ए सेक्रेड ग्रुप्स, राइट। हम लोग बोल देते हैं ये भगवान का पेड़ है। जैसे पीपल, हमारे इंडिया में देखो पीपल का जो पेड़ होता है उसकी पूजा की जाती है, तो ये सेक्रेड ग्रुप्स हो गया। नीम की पेड़ की पूजा की जाती है। तो बेसिकली ऐसे जहाँ पे भी आपको एरिया दिखेंगे जहाँ बहुत सारे पीपल है, जहाँ नीम है, तो वो एरिया को कोई काटने नहीं देगा, क्योंकि क्या माना जाता है, ये भगवान है, इनकी पूजा की जाती है, राइट। तो ऐसे जो पेड़ होते हैं, ऐसे जो इकोसिस्टम, उसको हम लोग सेक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं। दिस आर इन फैक्ट सेंचुरीज कंजर्व बाय द सोसाइटी एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट। सोसाइटी लोग ही कंजर्व कर देते हैं, ये पूरा एरिया, ये भगवान का एरिया है, यहाँ पे पीपल उगता है, इनकी पूजा की जाती है, राइट। तो ये गवर्नमेंट कुछ इसका कंट्रोल नहीं करता, सोसाइटी जो आसपास के लोग होते हैं वही कंट्रोल करते हैं। एज इट हैज बीन कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड, इट हैज स्पेशल प्रोटेक्शन। दिस क्लस्टर ऑफ थिक फॉरेस्ट आर प्रेजेंट नॉट ओनली इन द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया बट इन एंटायर कंट्री। ये हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसे किया जाता है। यहाँ पे देखो मोर देन 13,000 सेक्रेड ग्रुप्स हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया, और इंडिया में 13,000 से भी ज़्यादा ऐसे पेड़ हैं जिनको सेक्रेड माना जाता है। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन हो जाता है, ठीक है।
चलो, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व। अब बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करेंगे? बेसिकली एनवायरनमेंट भी हो गया, लेकिन हम बायोडाइवर्सिटी में अर्थ को ही कंसिडर कर लेंगे। तो देखो, प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो स्पीसीज खत्म होने वाले हैं, जिनका नंबर बहुत कम है, उनको प्रोटेक्ट करो, उनको प्रोटेक्ट करो। तो इससे आप बायोडाइवर्सिटी को क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं। एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, तो आप नेशनल पार्क, आप मतलब हम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए कि जो बड़े बड़े जंगल है उसको नेशनल पार्क और सेंचुरीज बना दिया जाए, वहां पे इलीगल एक्टिविटी बंद करा दिया जाए। डिक्लेयरिंग सम रीजन एज बायो रिजर्व्स, कुछ कुछ रीजन जो होगा उसको डिक्लेयर कर दो कि बायो रिजर्व्स है, यहाँ पे स्टडी किया जाएगा, स्पीसीज की स्टडी किया जाएगा, प्लांट की स्टडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाएगी। प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीशीज, जो बहुत खास स्पीसीज है, कोई बहुत खास प्रजाति जो कि दूसरे देश में नहीं पाए जाते, उसको प्रिजर्व करके रखो, उससे हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, दूसरे देश वाले उसे देखने के लिए आएंगे। तो अगेन इट इज एनवायरमेंट कंजर्वेशन। कंजर्विंग ऑल प्लांट एंड एनिमल, सेम थिंग। ऑब्जर्विंग द रूल, जो भी रूल गवर्नमेंट ने बनाया उसको ऑब्जर्व करो, फॉलो करो। मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, और जो पुराने ज़माने का नॉलेज था, किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता था, ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पुराने ज़माने में जो चीज़ें थी वो दैट वाज दी रियल चीज़, बिकॉज सब लोग को पता है ओल्ड इज गोल्ड, राइट। तो ये सारे चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो यू कैन सेव द बायोडाइवर्सिटी, राइट। ओके, कुछ सिंबल है यहाँ पे एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिंबल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो, ये सिंबल हमें बता रहा है कि वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज किया जाता है। अगर डस्टबिन में है तो डस्टबिन में डालना है, यहाँ वहाँ लिटर नहीं करना, उसको फैलाना नहीं है। तो ये सिंबल। सेकंड देखो, ये ग्रीन एनर्जी, ये हमें बोल रहा है कि आप इलेक्ट्रिसिटी सेव करो, ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करो। इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं ज़रूरत है तो उसे बंद कर दो, और ऐसा कोई तो चीज़ें यूज़ करो जो ग्रीन है, जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। साइकिल दिया गया, देखो ये बोल रहा है कि आप जो है व्हीकल यूज़ करते हैं, वो व्हीकल हम लोग को इस तरीके से यूज़ करना है कि जहाँ पे इको फ्रेंडली हो, जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं हो। तो बेसिकली बोला गया है कि बाइसिकल यूज़ करोगे आप तो पेट्रोल का यूज़ नहीं होगा, जिससे पॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगेन इट इज़ इको फ्रेंडली। ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर की भी कंजर्वेशन करो, अच्छी तरीके से यूज़ करो वाटर का, उसका कोई मिसयूज़ नहीं करो। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल है, आप लोगों को इसका नॉलेज रखना चाहिए। ओके, नाउ सी, मेनी पीपल इन सोसाइटी आर वॉलेंटरी कमिंग टुगेदर टू परफॉर्म दिस नोबल वर्क। अब एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे लोग तो लापरवाह है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो एक भगवान हम बोल सकते हैं, जो लोग इसके लिए बहुत काम करते हैं, मेहनत करते हैं अपने डाइवर्सिटी को बचाने के लिए, अपने अर्थ को बचाने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो ऐसे हमारे इंडिया में, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे संस्था बनाई गई है, इंटरनेशनल लेवल पे भी संस्था बनाई गई है, जो एनवायरनमेंट के हित के लिए काम करते हैं, जो एनवायरनमेंट के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। बिकॉज वो लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, वो संस्था एक रिस्पॉन्सिबल संस्था है, जो कि फ्यूचर के बारे में समझती है, जो कि अर्थ के बारे में समझती है, उसके इंपॉर्टेंस को समझती है। तो देखते हैं कुछ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारे इंडिया में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो कि मुंबई में, ये लोग उसके लिए काम करते हैं। CPR एनवायरनमेंट ग्रुप न्यू चेन्नई में है। गांधी पीस फाउंडेशन एनवायरनमेंट सेल दिल्ली में है। चिपको सेंटर तेहरी गढ़वाल में है। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन अहमदाबाद में है। देन केरला साइंस लिटरेचर काउंसिल त्रिवेंद्रम में है। इंडियन एग्रो इंडस्ट्री फाउंडेशन पुणे, विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद में। ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, ये बहुत अच्छा संस्था है, जो कि एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एक एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के ऊपर काम करता है। तो इसके साथ आप भी जुड़े, इसकी और भी जानकारी आप लोग निकालो। अब इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ बहुत सारे अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ हैं जो इसके ऊपर काम करती है। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ग्लैंड वीडी, स्विट्जरलैंड में है। ये बहुत अच्छा संस्था है, इसके बारे में जानकारी निकालो। ये लोग एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के ऊपर काम करते हैं। इंटरग्रो एनवायरमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जिनेवा में है। देन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जिनेवा में है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड न्यूयॉर्क में है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कैम्ब्रिज, ग्रीन क्लाइमेट फंड सोंगडो साउथ कोरिया। तो ये सारे संस्था बहुत अच्छे संस्था है, इनके बारे में जानकारी निकालो। अगर आपको पॉसिबल है तो इनसे जुड़ो, आप भी एनवायरनमेंट के लिए काम करो, आप भी अपना एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में योगदान दो। इसी तरीके से यू बिकम ए जस्ट ट्राई टू बिकम ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री, कंजर्व आवर एनवायरनमेंट, कंजर्व आवर अर्थ। अगर आप ये काम करोगे तो आपका भी जो लाइफ रहेगा वो अच्छी तरीके से चलेगा। तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।